अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूनिवर्सिटी आने की तैयारियां हो रही हैं। जी सर, फर्स्ट फेब से। क्लिनिकल के राउंड्स स्टार्ट हो गए हैं आपके? यस सर, स्टार्ट हो गए। एक हुआ था हमारा सैटरडे को। सैटरडे को था। जी, तो फार्मास्यूटिकल सेल्समैनशिप छोटा सा टॉपिक है ये हमारा। इसमें हमने कुछ आइडियल क्वालिटीज देखनी है सेल्समैनशिप के, और जो एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कुछ चैलेंजेस हैं मार्केट में, उनका ओवरव्यू करेंगे। एंड आई होप कि इसी सेशन में हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेल्समैनशिप का छोटा सा टॉपिक है हमारा। Alright जी, तो कैसा है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो प्रोफेशन है, आपकी नज़र में कैसा है वो? सर हमारी नज़र में सर सुनी सुनी बातें हैं कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं होती इस तरह की। तो अब वो वहाँ पर जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई कितनी असली बातें हैं। ठीक जी, वैसे किसी ज़माने में और अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में एक बड़ा ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसमें जो बेसिक एलिमेंट है डिटेलिंग का, जिसके थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनी और प्रेस्क्राइबर को आपस में लिंक करता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को कम्युनिकेट करता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि जो ऑप्टिमाइज्ड बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के वो पेशेंट्स को ट्रांसफर किए जा सके, जिसकी वजह से ये एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हाईली क्वालिफाइड जो एक प्रोफेशन है फिजिशियंस का, प्रिस्क्राइबर्स का, सर्जन्स का, ओपिनियन लीडर्स का, उनके साथ जो है वो इन टच रहता है, उनसे कांटेक्ट में होता है, उनसे डीलिंग्स करता है। ठीक जी, जिसकी वजह से एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इसके साथ साथ एक हाईली अर्निंग भी प्रोफेशन है ये फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन पाकिस्तान में इसका इमेज जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, पर्टिकुलरली जो लोकल कंपनीज की अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो फॉलो करनी पड़ी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, उसकी वजह से। एक ये रीज़न है, दूसरा ये रीज़न है, दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रॉपर टाइमिंग्स सेट नहीं की जाती फॉर द मीटिंग्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रेस्क्राइबर। दोनों के एंड से ये चीज़ें मैनेज नहीं की जा रही होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में एक टेरिटरी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक अलग से पोजीशन होती है, एक सेक्रेटरी की, जो कि प्रेस्क्राइबर से कांटेक्ट करके और अपॉइंटमेंट्स हासिल करते हैं अपनी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। उससे होता ये है कि प्रेस्क्राइबर को भी मालूम होता है कि किस वक्त सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आएगा, ताकि वो अपने पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली मैनेज करके रखे। हमारे यहाँ पर चूंकि ये प्रैक्टिसेस नहीं होती, तो एक ही वक्त में पेशेंट्स भी और एक ही वक्त में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी डॉक्टर के चैम्बर में मौजूद होते हैं, जिससे एक तो पेशेंट की प्राइवेसी पे बड़ा जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है। उसको फीलिंग्स आती हैं पेशेंट को कि एक प्राइवेसी जो है वो मेंटेन नहीं की जा रही है डॉक्टर के चैम्बर में।
दूसरा ये है कि सारी बातें, सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिसेस जब पेशेंट्स के सामने हो रही होती है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। पेशेंट ये समझता है कि ये अगर मुझे कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन दी गई है तो उसका रीज़न फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। अदरवाइज एक जो है वो स्किल्ड प्रोफेशन है, टेक्निकल प्रोफेशन है, हाईली अर्निंग प्रोफेशन है और रेस्पेक्टेड प्रोफेशन अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में है। पाकिस्तान में भी जब अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी अच्छी कंपनी के हैं, ऐसी कंपनीज जो कि एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं, कम से कम फ्रंट के ऊपर जो है वो एथिकल प्रैक्टिसेस को रखती है, बिहाइंड द सीन किसी भी तरह चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, लेकिन अपने जो उनका एक ग्लोबल इमेज है उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्ब नहीं होने देती, ऐसी कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन समझा जाता है। Okay. So स्किल्ड और सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के होते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि क्वालिफाइड प्रोफेशंस के साथ इसको इन टच रहना होता है, उनके साथ डीलिंग करनी पड़ती है, इसके साथ साथ जो दीगर प्रोफेशंस हैं या नॉन क्वालिफाइड स्टाफ है उनके साथ भी डील करना पड़ता है, इंक्लूडिंग फिजिशियंस, अटेंडेंट्स, जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, कॉमन मेडिकल स्टोर डीलर्स होते हैं, उनके साथ एक कम्प्लेक्स किस्म का रिलेशनशिप इसका रहता है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड लोग भी और अनक्वालिफाइड लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे भी ज़रा कंपेरेटिवली लो क्वालिफाइड लोगों के साथ कंटिन्यूस उसकी डीलिंग्स रहती हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। नेगोशिएशन की टेक्टिक्स बहुत हाई लेवल पे चाहिए होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नेगोशिएशन की बेसिस पर एक बिजनेस जो है उसने जनरेट करना होता है। इसके साथ साथ चूंकि फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंपनी के फेस को मार्केट में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कंटिन्यूसली उसने अपनी अपीयरेंस को जो है वो कंट्रोल रखना होता है। इसके साथ साथ उसका डेमिनोर यानी कि उसका आउटवर्ड बिहेवियर, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल और उसका अपना इंटरनल बिहेवियर जिसको कंपोर्टमेंट से टर्म किया जा सकता है, उसको अपने आप को कैरी ऑन करने का जो बिहेवियर है, अपना उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें कंपोर्टमेंट में शामिल है। इसके साथ साथ तो जनरल एटिकेट्स है, बात करने के, उठने बैठने की, चाल ढाल के, ये सारी चीज़ें शामिल कंट्रोल करनी होती हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। कंपनी के लेवल पर भी ये इंश्योर किया जाता है कि ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो कंट्रोल्ड रहें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, इसके साथ साथ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होने चाहिए फार्मास्यूटिकल सेल्समैन के, जिनको कंपनीज अपने लेवल पर भी मॉनिटर करती हैं और इंश्योर करती हैं कि ये क्वालिटीज़ एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में मौजूद हों। अपीयरेंस की हम बात कर चुके हैं, आपने भी अमूमन देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक अच्छी उनकी अपीयरेंस होती है, हमेशा साफ सुथरे रहते हैं जब भी फील्ड में होते हैं, एक अच्छे अटायरी के साथ और एक अच्छी अपीयरेंस के साथ। प्लीजिंग पर्सनालिटी एंड गुड स्पीकिंग वॉइस, यानी कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जब डिटेलिंग करेगा प्रोडक्ट की तो उसकी स्पीकिंग वॉइस और प्रेजेंटेशन की जो वॉइस है वो अफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो कि प्रेस्क्राइबर उससे इरिटेट हो, और ना इतनी ज़्यादा स्लो हो कि वो मैसेज प्रोडक्ट का कम्युनिकेट ना हो सके उसको। देन एक गुड हेल्थ और फिजिकल फिटनेस, क्योंकि फील्ड का काम है, मार्केट का काम है, ट्रेवलिंग इसमें इन्वॉल्व है, मटेरियल कैरेज इसमें इन्वॉल्व है, प्रमोशनल मटेरियल कैरी करना होता है। ठीक है, अब तो डिजिटलाइज हो गई हैं चीज़ें, आज से कोई 7-8 साल पहले भी एक हेवी किस्म का बैग उठाकर जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने घूमना होता था, पर्टिकुलरली अगर उसके पास सिरप्स का, सॉल्यूशंस के या सस्पेंशंस के अगर सैंपल्स मौजूद हैं
तो अगर 15-20 सैंपल्स भी उसने अपने साथ बैग में रखे हुए तो अच्छा खासा वेट उसका बनता था। इसके साथ साथ उसकी अपनी डायरी, नोट्स वगैरह लेने के लिए और प्रमोशनल मटेरियल, ये सारी चीज़ों का एक अच्छा वेट होता है जिसकी बेसिस पे और थ्रू आउट द डे काम होता है, रात को लेट नाइट तक भी काम करना पड़ता है। तो एक ओवरऑल अच्छी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है। मॉडरेट हैबिट्स से क्या मतलब हो सकता है भाई? व्हाट डू वी मीन बाय मॉडरेट हैबिट्स? जी भाई, मॉडरेट हैबिट्स का आइडिया है किसी को? यानी कि ऐसी हैबिट्स है जिनको कि कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मीटिंग्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करता है। इसके साथ साथ जो उसकी अपनी फील्ड है उसमें कई कई घंटे तक उसने प्रेस्क्राइबर का के साथ मीटिंग होने का वेट भी करना पड़ता है। तो इस सारे टाइमिंग्स में उसकी जो ऐसी हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है, चाय है या स्मोकिंग है, उन सारी चीज़ों जो है वो कंट्रोल्ड में रहें। वो ऐसा ना हो कि वो कहेगी जी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तो मुझे लाजमी 2 कप चाय के चाहिए होते हैं, उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो वो मॉडरेट हैबिट्स नहीं कहलाएंगी बल्कि एक्सट्रीम हैबिट्स कहलाएंगी। राइट, देन अलर्टनेस, फ्रेंडलीनेस, फाइटिंग स्पिरिट और इंटीग्रिटी उसमें होनी चाहिए। एग्जैजरेटेड क्लेम्स ना करे, ऐसी बातें और ऐसे क्लेम ना करे जिनको कि फिर वो बाद में मीट ना कर सके। उसकी जो एक पर्सनल इंटीग्रिटी है वो कायम रहनी चाहिए फील्ड में। Alright जी, तो फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फार्मास्यूटिकल सेल्समैनशिप वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज जहाँ पर कि अटायर का जो है वो हिस्टोरिकली उसमें अटायर की और अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द रीज़न बीइंग के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स एज अ फेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। जिस भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो एम्प्लॉय है उसके फेस के तौर पे काम करता है, इसलिए उसके अटायर, उसकी अपीयरेंस की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और हिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो अटायर है उसने बाकायदा एक फैशन की सूरत भी इख्तियार कर दी थी। ठीक है जी, तो एक मॉडरेट लेवल का, एक्सेप्टेबल लेवल के जो प्रोफेशनल अटायर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए रखे जाते हैं। पाकिस्तान में यूजुअली जो आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इस तरह के अटायर्स मौजूद होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस। कुछ कंपनीज बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में, एक्सट्रीम गर्मियों में भी जो है वो टाई के यूज़ को हमेशा प्रेफर करती हैं और टाई रिमूव करना को अलाउ नहीं करती। कुछ कंपनीज ऑफिशियली जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो थ्रू आउट द कंट्री ये रिलैक्सेशन या लीनियंसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफिशियली दे देती है। अदरवाइज अगर किसी कंपनी ने अपना कोड ऑफ ड्रेस मेंटेन कर रखा है और अगर कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उससे नॉन कंप्लाइंट देखा जाता है फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कंपलसरी कर रखा है टाई का यूज़ और किसी ने टाई नहीं यूज़ की हुई या अननेसेसरीली स्लीव्स को फोल्ड कर रखा है या अपनी शर्ट्स को प्रॉपरली प्रेस नहीं किया, कलर्स का कम्बिनेशन ऑफिशियल यूज़ नहीं किया, तो इस बेसिस पर भी एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की अकाउंटेबिलिटी जो है वो की जा सकती है कंपनीज में ड्रेसिंग बेस पर भी। ठीक है जी, बाकी फीमेल्स का एक अपना जो है वो उनके लिए किसी कोई फिक्स्ड किस्म की ड्रेसिंग्स नहीं है, लेकिन जो भी हो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लेकिन मेकअप और ज्वेलरीज का जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा लाइट रखा जाता है जो फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं उनके लिए।
अच्छा जी, इसके साथ साथ दी गुड कोऑपरेटिव मेकअप एंड द विल टू वर्क एंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। विल इसमें लाजमी होनी चाहिए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर स्ट्रॉन्ग विल नहीं है तो एक सक्सेसफुल कैरियर जो है वो कैरियर ऑन नहीं कर सकता सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की उसमें स्पिरिट होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबी जो है वो चेन होती है डायरेक्टर सेल्स तक पहुंचने के। डायरेक्टर सेल्स और एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक लंबी चेन होती है। एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, देन सेल्स मैनेजर, फिर डायरेक्टर सेल्स। इसके साथ साथ फिर मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, मेडिकल के डिपार्टमेंट की तरफ से भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। एंड टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो रेगुलर बेसिस पे ये सेल्स और मार्केटिंग का वो एक डिपार्टमेंट है जिसके जो लोअर लेवल के यानी कि बॉटम लाइन के जो वर्कर्स हैं उनसे रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में आते हैं टॉप लाइन के मैनेजर्स इंक्लूडिंग सीईओस। ये वो फील्ड है सेल्स रिप्रेजेंटेशन की। इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की स्पिरिट जो है वो उनमें मौजूद होनी चाहिए। Alright, satisfactory financial status and a happy marital status. तो हैप्पी मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली उसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का होगा जो कि मैरिड होगा। ऐसा नहीं है कि सेल्स रिप्रेजेंटेशन सेल्स में जाने के लिए पहले जो है वो शादी करना जरूरी है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री फाइनेंशियल स्टेटस और हैप्पी मैरिटल स्टेटस किस तरह से इम्पेक्ट कर सकते हैं भाई ये दो चीजें, ये क्यों आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में। जी भाई, कोई इस पे बल्ब रोशन करेगा? नहीं। सर ऐसा ना हो कि वो फिर कंपनी के अंदर अब रिप्रेजेंट कर रहा हो, फिर वो उन चीज़ों पे चला जाए जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस के पीछे भाग रहा हो या कोई मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस के पीछे तो उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अगर आपके सामने फार्मास्यूटिकल्स के चंद एक डिपार्टमेंट हो और उनको आप फाइनेंशियल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें कि जी कंपेयर करेंगे कि मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊं जहां पर कि फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल इनकम जो है वो ज़्यादा हो सके, तो वो ऑब्वियसली सेल्स ही होगा। लेकिन सेल्स चूंकि फील्ड का काम है, फील्ड में रहने का काम है, तो फील्ड के एक्सपेंसेस अपने हैं एज कम्पेयर टू ऑफिशियल वर्क। फील्ड में ट्रेवलिंग भी करनी है, ट्रेवलिंग के लिए डिफरेंट स्टेशंस पर स्टे भी करना है, उसमें होटलिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें रेस्टोरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है। पर्सनल मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूसली उस पर वर्किंग जो है वो उस पर रिक्वायर्ड है। अटायर के लिए कंटिन्यूसली ड्रेसेस खरीदना, उनको मेंटेन करना, लॉन्ड्रीज वगैरह, प्रेसिंग वगैरह, डेली बेसिस पे ड्रेसिंग चेंजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें रिक्वायर करती हैं बजट्स। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन अगर आपने फील्ड में एक अच्छा खासा अखराजात अपनी वर्किंग के ऊपर किए तो उससे पहले कंपनी आपको पे कर दे। एक प्रोसीजर है जिसके तहत जो है वो महीने से 2 महीने लग जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बिल्स को कंपनी से रिकवर होने में, उनकी रेम्युनरेशन होने में। ठीक है, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, ऐसा ना हो कि कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा नहीं होगा तो उसकी जो फील्ड रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएंगी। हैप्पी मैरिटल स्टेटस यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है, या एक मैनेजर जब इंटरव्यू करेगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का तो वो इसलिए देखेगा कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो बहुत सारा टाइम है उसके एक दिन का, वो उसकी वर्किंग में यूटिलाइज होता है, क्योंकि ना सिर्फ उसने फील्ड देखनी होती है, उसने कंपनी भी देखनी होती है, उसने मीटिंग्स भी कंडक्ट करनी होती हैं, उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता है। तो बहुत सारा काम इन्वॉल्व होता है सेल्स रिप्रेजेंटेशन में, जिसकी वजह से उसका
इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसके अपने जो घरेलू मामलात हैं या डोमेस्टिक उसके जो इश्यूज हैं उनमें इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हैवी मैरिटल स्टेटस होगा तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे और उसकी जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस उसको शेयर करेंगे उसके साथ, और उसके हिस्से की जो चीज़ें होंगी उसको मैनेज करेंगे। ठीक जी, तो अ गुड एंड सूटेबल एजुकेशनल बैकग्राउंड फार्मासिस्ट को प्रेफर किया जाता है। फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेशन प्रायोरिटाइज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जॉब नहीं है कि सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए होगी, दूसरे फील्ड वाले भी इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन अगर मैनेजरियल लेवल पर फार्मासिस्ट मौजूद है और या ऐसे मैनेजर्स मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी वैल्यू को समझते हैं, वो हमेशा एक फार्मासिस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे। द रीज़न भी कि एक फार्मासिस्ट उसी लैंग्वेज में बात कर सकता है जो लैंग्वेज प्रिस्क्राइबर्स की और दूसरे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स की है, वो सेम लैंग्वेज यूज कर सकता है फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट के बाद दूसरी जो प्रेफरेंस है वो साइंस बैकग्राउंड वाले को है, क्योंकि उसमें बायोलॉजीज इन्वॉल्व है, फार्माकोलॉजीज इन्वॉल्व है, केमिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, इसलिए फार्मासिस्ट के बाद अगर किसी को प्रेफर किया जाता है तो साइंस बैकग्राउंड वाले को प्रेफर किया जाता है। Then, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को मेंटेन रखना होता है, उसका एनालिसिस करना होता है, अपनी डेली की कॉल प्लानिंग उसमें करनी होती है। उसकी लिस्ट में अगर 200 डॉक्टर्स हैं तो उनको अकॉर्डिंगली उसने ऑर्गेनाइज करना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वो कवर हो जाए। अगर कभी किसी प्लान डे पर एक प्रिस्क्राइबर नहीं मिल सका है तो उसको दोबारा कब प्लान करना है, किस वक्त प्लान करना है, कब वो अवेलेबल होगा, कब अवेलेबल नहीं होगा, उसकी क्या टाइमिंग्स होंगी। ठीक जी, उससे मिलने के बाद क्या बात हुई है, क्या उसकी कोई क्वेरी आई है, क्या कोई उसकी कंप्लेन आई है, कोई उसकी फीडबैक है, वो सारी चीज़ें मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको कंपनी से कम्युनिकेट करना, अपने सेल्स टारगेट को ऑर्गेनाइज करना, उसके अगेंस्ट में अपनी सेल्स अचीवमेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये सारी एबिलिटीज उसको चाहिए ताकि वो अच्छे से चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइज करे और मैनेज करके चल सके। Right, then compatibility and leadership qualities compatible हो फील्ड के तमाम लोगों के साथ। फील्ड में फार्मासिस्ट भी होते हैं, नॉन फार्मासिस्ट भी होते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी होते हैं, अनएजुकेटेड पर्सन्स भी होते हैं, लो एजुकेटेड पर्सन्स भी होते हैं, और हर किस्म के बिहेवियर वाले और हर किस्म के एटीट्यूड वाले लोग मौजूद होते हैं। उन सब के साथ अपनी कंपेटेबिलिटी को मेंटेन करके उसमें चलना होता है। ओके जी, तो ये बात हम कर चुके हैं कि मैनेजर्स फार्मासिस्ट को एज ए डिटेल मैन यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्रेफर करते हैं। द रीजन भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका, जिसकी वजह से एक फार्मासिस्ट सेम लैंग्वेज यूज करता है इज स्पोकन बाय फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। हाँ जी, क्या चैलेंजेस हैं फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए मार्केट में? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से मार्केट में मौजूद रही है। अगर आप किसी ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मिलें जो कि कोई 1990 से या 80s से इसी फील्ड में काम करता आ रहा हो, तो वो ये ज़रूर कहेगा कि कंपटीशन, ऑल्दो कि शायद 1990s में इतनी कंपनीज नहीं थी, इतनी प्रोडक्ट्स नहीं थी, लेकिन फिर भी कंपटीशन उस टाइम पे भी मौजूद था। तो एक फ्री मार्केट नहीं है, फ्रीली अवेलेबल मार्केट नहीं है, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, और एक कंपटीशन चैलेंज है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। इस कंपटीशन में कंपनीज को बिजनेस जनरेट करके देना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव।
डायनामिक इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं, नई टेक्टिक्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। ठीक जी, तो ये डायनामिक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने। कस्टमर का टाइम एक्वायर करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कस्टमर पर्टिकुलरली जो बिजी कस्टमर है और जो पोटेंशियल कस्टमर है, तो पोटेंशियल कस्टमर इसीलिए होगा कि पोटेंशियल कस्टमर के पास पेशेंट फ्लो ज़्यादा है। जब पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा या पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइबिंग क्वालिटी ज़्यादा होगी, तो उसके पास सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए टाइम जो है वो कम होगा। वो टाइम एक्वायर करना एक चैलेंज है। फिर ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट, सुबह से लेकर रात तक काम करना है। सुबह में बैठने वाले भी डॉक्टर्स हैं, आफ्टरनून में बैठने वाले भी उसके कस्टमर्स हैं, शाम में क्लिनिक स्टार्ट करने वाले भी उसके कस्टमर्स हैं, रात में क्लिनिक करने वाले भी उसके कस्टमर्स हैं। अपनी उसने डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली मीटिंग्स के लिए टाइम उसने मैनेज करना है। अपने मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसने टाइम मैनेज करना है। अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद जो डेली की रिपोर्टिंग उसने जनरेट करनी है, उसके लिए उसको टाइम चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट उसके लिए एक पर्टिकुलर चैलेंज है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए। एक अच्छा मैसेज क्रिएट करना, जब चेंबर में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जाता है और अपनी एक डिटेल्स देकर आता है प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को क्रिएट करना, ताकि उसको प्रोडक्ट याद रहे, उसका इम्पैक्ट आए और उसकी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो। इसके साथ साथ को प्रमोशन, एक ही कंपनी के पास एक ही तरह की बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, और एक प्रिस्क्राइबर के पास जाकर 4 से 5 प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना एक चैलेंज है। एक ही प्रिस्क्राइबर से तमाम प्रोडक्ट्स के लिए बिजनेस हासिल करना एक चैलेंज है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ठीक है जी, तो सेल्स पर्सनल्स एक्ट एज एमिसरीज फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के फेस के तौर पे, फ्रंट सोल्जर के तौर पे, या फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करता है। एंड देयरफॉर दे ऑलवेज शुड बी केयरफुल अबाउट द अपीयरेंस इन अटायर। ठीक जी, उन्होंने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एटिकेट्स को जो है वो डेमोस्ट्रेट करना होता है कंटिन्यूसली अपनी फील्ड एक्टिविटीज़ के दौरान। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में डिटेलिंग एक उसकी एक्टिविटी है। डिटेलिंग के साथ साथ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो डिस्कस करना, ट्रेवलिंग इसमें इन्वॉल्व है, मीटिंग्स इन्वॉल्व है, और एक्स्ट्रा आवर वर्किंग इसमें इन्वॉल्व है। सेल्स की फील्ड में सिर्फ घर से जाने के टाइमिंग्स फिक्स होती है कि जी इस टाइम पे जाना है या घर से निकलना है। वापस आने की कोई टाइमिंग्स कभी फिक्स नहीं होती सेल्स में। चलें जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नो सर, यहाँ तक नहीं है। ओके जी, चले जी, तो आगे आप में से किसी के पास कोई ऐसा पेन है जो वो मुझे सेल करना चाहे। सपोज करें कि आपने मुझे एक पेन सेल करना है, तो कौन सेल करना चाहेगा? ये वो सवाल है कि अगर आप सेल्स, और पर्टिकुलरली सेल्स एंड इंक्लूडिंग मार्केटिंग अगर आप जाते हैं, तो अक्सर इंटरव्यू के दौरान आपको ये टास्क दिया जाता है कि जी ये रहा पेन और ये मुझे आप बेचो। सर ये मैंने देखा है। देखा है? तो आप ही बताइए। यस सर, ये पहले एक एक करके सबसे पूछते हैं, तो सब जो है इसकी कोई ना कोई क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं पेन, बट वो इफेक्टिव नहीं होता इतना। तो फिर लास्ट में ये कहते हैं कि अच्छा आप क्या आप मेरे लिए मेरा नाम लिख सकते हैं पेपर में, तो उनके पास पेन ही नहीं होता, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो आप इसको बाय कर लें। ऐसा कुछ था जो मुझे याद है। ओके ओके, तो अब सिचुएशन ये है कि आपके पास एक पेन है, आपने वो मुझे जो है वो सेल करना है, तो आप वो सेल करिए। मतलब इसका मकसद ये था कि आप जो हमेशा समझाते हैं कि पहले कस्टमर की नीड को हिट करना चाहिए।
ओके, उसकी नीड होगी तो वो जरूर बाय करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास अभी है एक पेन? जी भाई, आप इसी इसी अंदाज में मुझे पेन सेल करते हैं, जरा डेमोस्ट्रेशन तो दे देना उसकी, समझिए कहाँ जाएगी। जी सर, आप मुझे कह रहे हैं? जी आपसे क्या? जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं, सॉरी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पेन है इस वक्त, अभी है एक पेन आपके पास। आप ये नहीं सपोज सर। कर रहे हैं कि आपके पास एक पेन है, और अच्छा। आपने मुझे वो ये ऑनलाइन कॉल के थ्रू आपने मुझे वो पेन सेल करना है, सेल है। सर मैंने तो अभी तरीका बता दिया कि मैंने इसमें यही देखा था कि कस्टमर को ये रियलाइज करवाना है कि उनकी नीड है ये, भले वो है कि नहीं। लाइक जो इन्होंने किया था वो जगह मैं भी आपको ये कह देंगे सर, मेरे लिए आप एक एप्लीकेशन लिख दें या आपने सिग्नेचर कर दें कुछ भी, तो इफ आपके पास पेन नहीं है तो फिर मैं उस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ अपने लिए। या आपका ही पेन अगर आपके पास है तो वो मैं खुद ले लूँ और फिर आपसे कहूँ तो फिर आपके पास नहीं होगा। चलिए, कोई और वॉलंटियर, शाहिद अली, शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेन तो बहुत मुश्किल है सेल करना, पता नहीं कैसे करेंगे। भाई अगर देखें, बंदे की एक नीड होगी पेन तो है, वो खुद आ जाए। एक पेन है आपके पास, पेन है 5 से 10 रुपए का एक पेन है आपके पास, ठीक है ना? आपने वो पेन मुझे सेल करना है, आप सपोज करते हैं कि आपने वो मुझे पेन मेरा सेल करना है, तो उस पे जो 30 सेकंड या 1 मिनट की आप बात करेंगे वो क्या बात होगी? सर बंदे की नीड होगी तो वो लेगा, वरना तो कभी भी नहीं लेगा। और दूसरी बात ये उसका माइंड बनाना पड़ेगा। चलो ठीक, तो माइंड कैसे बनाएंगे आप उसका? सर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो है वो फौरी लेना पसंद करते हैं जो कि हॉट बायर्स होते हैं, एक वार्म बायर्स होते हैं, एक जो है थोड़े से और लोअर कैटेगरी के होते हैं। तो उन तीनों को अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। हॉट बायर तो फ़ौरन आके आपसे ख़रीद लेगा ये, क्योंकि उसके पास पेन की इन्फॉर्मेशन है कि भाई मैं पेन से ये काम करूँगा। जो वार्म बायर होगा उसके पास जो है उसको ये तो पता होगा कि मुझे पेन से ये काम करना है, मगर उसको ये पता नहीं होगा कि पेन कहाँ मिलेगा। तो उसे गाइड करना पड़ेगा कि पेन यहाँ मिलेगा, इससे ये होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास है, मगर उसको गाइड करना पड़ेगा कि ये है वो पेन जो आपको चाहिए। और जो सबसे लोअर कैटेगरी का होगा उसको ये भी नहीं पता होगा कि पेन से जो है वो जो चीज़ करना चाह रहा है वो उसके पास है। उसको दोनों चीज़ें नहीं पता, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता और उसको ये भी नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो उसको ज़रा और तरीके से, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझाना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक, ठीक जी। मुजम्मिल, हाँ जी सर, मैं थोड़ी कोशिश करने की करता हूँ। जी जी। अच्छा, सर मैं आया हूँ आपके पास पेन सेल करने, पर ये मुझे यकीन है कि आप इस पेन को मुझसे नहीं परचेज करेंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि आप इस पेन को मुझसे नहीं परचेज करेंगे। अच्छा, तो अगर आप 100% श्योर हैं कि मैं आपसे परचेस नहीं करूँगा, तो मतलब फिर आप आए क्यों है भाई? जी सर, आप ये कि आप मुझे एक नोट पे लिख के दें कि आप ये परचेज नहीं करेंगे। नोट पे लिख के दूंगे, परचेस नहीं करूँगा?
ले लो भाई, ये ले लो। अगर आप ये चाह रहे हो तो ये मैंने लिख दिया, आई वॉन्ट परचेज, और ये चलिए, ठीक है जी, लिख दिया। ये लीजिए भाई, लिख दिया। इसी को जो है वो आप कागज पे लिख के दे मुझे कि आप इसको परचेज नहीं करेंगे। भाई कागज और पेन दोनों ही मेरे सामने मौजूद है, मेरे हाथ में मौजूद है। आप समझ लें कि मैंने कागज पे भी लिख दिया, अब क्या होगा? सर इसके बाद हम कह सकते हैं कि सर हम कह अस्सलामुअलैकुम सकते हैं कि सर। आपकी सर राइटिंग मैं मुझसे सील ज़्यादा करूं? अच्छी लगेगी। सर ये इस वाली पेन से लिख के देखिए, आपको राइटिंग अच्छी लगेगी और ये भी होगा कि लिखने में भी आपको कंफर्टेबल फील होगा। वो आप देखिए जो आपके पास पेन है उसके अंदर आपको कंफर्टेबल नहीं आ रहा, आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वाली पेन लेके देखें, इसको लिखने में आपको कंफर्टेबल फील होगा। इसको ट्राई करके देखें, बस फ्री के अंदर ट्राई करें। ठीक है, लेकिन मुझे तो अच्छी राइटिंग पसंद ही नहीं है भाई, मैं तो फार्मासिस्ट हूँ और मैं भी डॉक्टरों की तरह जो है ना गंदी वाली राइटिंग में लिखना पसंद करता हूँ। अच्छी राइटिंग तो चाहिए। सर इस पेन को आप ले लें, ये आपको कंफर्टेबल, आप जल्दी जल्दी भी आराम से लिख सकते हैं। भले कि आपके पास टाइम भी नहीं हो, फिर भी आप इससे लिखेंगे तो आपकी जिस तरह से आप लिखना चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। इसको एक बार ट्राई करके देखिए। चलो ठीक है जी, ट्राई कर देते हैं। ओके जी, ओके, गुड ट्राई जी। और कोई क्या कह रहा था, बीच में कोई आवाज आई थी? सर मैं सील करूं? जी जी फातिमा, आपका। सर लेकिन उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। ओके। रेडी सर? जी जी। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम कब पेन यूज किया था? अभी 2 मिनट पहले एक एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे मुजम्मिल मेरे पास, उन्होंने एक नोट चाहा था, उन्हीं को सर लिख के क्यों दिया। यूज किया था? मैंने वो उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ख्वाहिश पे उनको एक नोट लिख के देना था, वो लिख के दिया था। ओके सर। सर ऐसा कभी हुआ है जिसने आपको लेट डाउन किया हो? मतलब आप किसी कोई इम्पोर्टेंट नोट लिख रहे हो किसी डॉक्टर के सामने या फिजिशियन के सामने और आपका पेन ना चला हो? हाँ, ऐसा तब हुआ है अगर मैंने 6 महीने से अपने पेन को चेंज न किया हो और उसका आखिरी ड्रॉप तक खुश्क हो गया हो, तो उसने बिल्कुल लिखने से ही इनकार कर दिया हो, ऐसा हुआ। सर सॉरी, कनेक्शन प्रॉब्लम था, रिपीट कीजिएगा। जी, मैंने कहा ऐसा चंद एक केसेस में उस मर्तबा हुआ है जब मेरा पेन कम्प्लीटली ड्राई हो चुका हो, तो 6-7 महीने से मैंने अपने पेन को चेंज ही न किया हो, तो अपने लास्ट ड्रॉप तक लिख लेने के बाद उसने तो सर लिखने से ये इनकार तो कर दिया। एक सर ये एक वियर्ड सिचुएशन है।